नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चौतरफा इतनी भारी गर्मी पड़ रही है कि हर कोई मानसून के लिए कलप रहा है। जैसे यूरोप अमेरिका में हो रहा है, वैसा भारत में भी हो रहा है। चौतरफा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने पिछले दिनों बताया कि बीता अप्रैल लगातार 7वां महीना था जब औसत वैश्विक तापमान में नया रिकॉर्ड बना। 1951 से 1980 की अवधि में महीनों का जो औसत तापमान था, बीते 7 महीने उससे लगातार कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थे। नासा की माने तो 2016 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहेगा। हम, आप और दुनिया जैसी गर्मी महसूस कर रही है, इसका सीधा अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जाहिर है। उस नाते हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम मौसम और मानसून को लेकर अपनी सोच बदलें। हमेशा चौकस रहना होगा। मौसम अनिश्चित और अस्थिर हो गया, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को हमेशा आपात स्थिति की तैयारी करके रखनी चाहिए। मतलब मानसून की भविष्यवाणी पर भी सावधान रहना जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून में 1 हफ्ते की देरी का अनुमान बताया। भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से अधिक 106% बारिश होने का अनुमान लगाया है। हालांकि मानसून आने में 1 हफ्ते की देर से यह अंदाजा प्रभावित नहीं होता, मगर फिर भी भरोसा नहीं करें। अब मानसून को लेकर आश्वस्त नहीं रहे। यह भी गौरतलब है कि कुछ रोज पहले ही मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काई मेट ने मानसून के सामान्य तारीख 2-3 दिन पहले केरल पहुंचने की बात कही थी। अब मौसम विभाग ने कहा है कि यह 7 जून को केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुमान बदलते मौसम की अनिश्चितता में सवाल है कि हमें इस मामले में कितना और कैसा सावधान रहना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए रखने वाले जो बयान आए हैं, उससे राहुल गांधी और उनकी टीम के नेता नाराज हुए हैं। खासतौर से एनसीपी नेता तारिक अनवर के बयान को उन्होंने अच्छा नहीं माना है। उनके करीबी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के सहयोगी या संभावित सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। असल में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहले ही राहुल गांधी को लेकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। वे गठबंधन के मामलों में राहुल से बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए रखने का बयान दिया। उनकी पार्टी चाहती है कि जब तक शरद पवार एनसीपी की कमान में है, तब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रहें। दूसरी ओर कांग्रेस में अलग योजना है। कांग्रेस में राहुल गांधी को तत्काल कमान सौंपने की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी के कुछ करीबी नेताओं ने कहा है कि नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। नेतृत्व का 2 केंद्र होने से भी पार्टी में बिखराव है। कांग्रेस नेताओं को हर जगह यह जवाब देना पड़ रहा है कि नेता कौन है और राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर पार्टी में एक कमान हो जाएगी। ऐसे में संगठन और चुनाव दोनों की जिम्मेदारी तय करना भी आसान हो जाएगा। सो खराब नतीजों के बावजूद राहुल गांधी जल्दी ही अध्यक्ष बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों प्रादेशिक पार्टियां बसपा और सपा 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से उत्साहित हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों से उनकी बाँछें खिली हैं। बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी ने कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट तीनों को धूल चटा दी, तो तमिलनाडु में अम्मा यानी जयललिता ने कांग्रेस और भाजपा को जमीन दिखा दी। तमिलनाडु में तो कांग्रेस सिर्फ 8 सीट जीत पाई, जबकि भाजपा का खाता भी नहीं खुला। अम्मा का मुकाबला एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी डीएमके ने ही किया। तभी बसपा और सपा के नेताओं को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी रहेंगी और असली मुकाबला बहन जी और भैया जी में होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती को बहन जी कहा जाता है और अखिलेश यादव भैया के रूप में मशहूर हुए हैं। सो दोनों की पार्टियों के नेता उनका प्रचार इसी रूप में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस संबोधन से लोगों से कनेक्ट करना आसान है। तभी कहा जा रहा है कि चुनाव की प्रचार सामग्री में दोनों नेताओं को इस रूप में प्रचारित किया जाएगा। भारत में वैसे भी बहुत कम नेता हैं जिनको इस तरह के आत्मीय संबोधन मिले हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही अपने लिए मामा की उपाधि ले ली है और लगातार चुनाव जीत रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी खुद अमित शाह संभालेंगे। जैसे उन्होंने प्रभारी महासचिव के नाते पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, वैसे ही विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक उनकी योजना में तुरुप का पत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कहा जा रहा है कि किसी स्थानीय नेता के बजाय वे मोदी के चेहरे पर दाव लगाएंगे। इस योजना के मुताबिक उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे करने के जश्न के साथ ही इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 साल पूरे करने के मौके पर पार्टी की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कल एक रैली का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे। 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में मोदी की ये दूसरी रैली होगी। इससे पहले 1 मई को उन्होंने प्रदेश के एकदम पूर्वी हिस्से में बलिया में रैली की थी। वहाँ उन्होंने मुफ्त LPG कनेक्शन बांटने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अगले महीने 12 और 13 जून को समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इलाहाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उसके बाद मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले 2 महीने में 2 या 3 और रैलियां कराई जाएंगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत ने चीन के निवेशकों को बेहतर माहौल देने का वादा करते हुए उनको मेक इन इंडिया और दूसरे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी। 4 दिन की चीन यात्रा पर गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज भारत और चीन के कारोबारियों के समूह को संबोधित करते हुए उन्हें भारत में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके निवेश को मुनाफे वाला बनाने में मदद करेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि कारोबारियों को दोनों देशों के विकास से पैदा होने वाले अवसर का लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़े। इससे व्यापार संतुलन ठीक होगा, जो अभी चीन के पक्ष में झुका हुआ है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनराई विजयन ने आज केरल के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल पी सदाशिवम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 19 और मंत्रियों ने शपथ ली। सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में उनको मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। चुनाव नतीजे आने से पहले तक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे वीएस अच्युतानंदन ने उनको और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी। शपथ समारोह में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और पूर्व महासचिव प्रकाश करात सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और वाहनों का पता लगाने वाला उपकरण लगाना अनिवार्य होगा ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इन मापदंडों के बारे में अधिसूचना 2 जून को जारी करेगी। गडकरी ने कहा कि निर्भया घटना के बाद महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के चलते हमने निर्णय लिया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में आपातकालीन पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस समर्थित उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। गडकरी ने आज एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ऐसी 10 लग्जरी बसें और 10 सामान्य बसों का परिचालन करेगी जिसमें आपात बटन और सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 11 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से मनोनीत किया है। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र विधानसभा भवन में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अपनी पार्टी से पिछले हफ्ते संजय राउत को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। गौरतलब है कि राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। जून से अगस्त महीने के बीच 15 राज्यों के 55 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून से अगस्त महीने के बीच खत्म हो रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में मानसून पर खेती आधारित आबादी ही निर्भर नहीं होती है, बल्कि उद्योग क्षेत्र की भी आशा बनी होती है। इसलिए कि गांव में खुशहाली आई तो उत्पादों की मांग बढ़ेगी। आर्थिकी का पूरा चक्का मानसून और मौसम की स्थिरता से चलता है। अब सरकारों को तैयार रहना चाहिए कि यदि मानसून आशा के अनुसार नहीं आए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है और तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। मौसम विभाग ने पहले कहा कि मॉनसून सही समय पर आएगा और 106% बारिश होगी, यानी सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई। फिर मौसम का अनुमान बदल गया। अब कहा जा रहा है कि यह 1 हफ्ते की देरी से पहुंचेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि मौसम विभाग ने कहा कि इस बात की संभावना 92% है कि मॉनसून सामान्य या सामान्य से बेहतर रहेगा। यानी मौसम विभाग
विभाग अपने अनुमानों में भी 100% आश्वस्त नहीं है कि मानसून सामान्य रहने वाला है। वैसे देश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, दक्षिणी हिस्सों में तो भारी बारिश हुई और चेन्नई में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया, लेकिन यह मानसून की बारिश नहीं थी। बंगाल की खाड़ी में अचानक दबाव का एक क्षेत्र बनने से बारिश हुई। इसी तरह कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो गई। कई इलाकों में बेमौसम आंधी तूफान से आम और लीची की तैयार फसल प्रभावित हुई। बारिश से पहले पूरे देश में आसमान से आग बरस रही है। कई इलाकों में पारा 50 डिग्री से ऊपर चला गया। लगभग पूरे देश में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम रहा है, जिससे लगभग 24 घंटे गर्मी बनी रही। राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी इलाकों में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट गया है। गर्मी के आंकड़े दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नासा का अनुमान है कि यह साल इतिहास का सबसे गर्म साल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई अपवाद है। हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे के प्रति दुनिया के वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे, वह वास्तविक होकर हमारे सामने है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे ऋतु का चक्र प्रभावित होगा। कब कैसा मौसम रहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत जैसे देश को हो सकता है, जहां आज भी कृषि मॉनसून पर आधारित है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से बहुत गहराई से जुड़ी है। मॉनसून अच्छा हो तो पैदावार अच्छी होती है और फिर अर्थव्यवस्था में भी तेजी लौटती है। ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ती है, जिससे विकास की दर बढ़ती है। यानी भारतीय कृषि और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था का एक चक्र है जो मॉनसून से प्रभावित होता है, जिसका चक्र बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तभी कहा जा रहा है कि सरकार को हर समय आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम की किसी भी भविष्यवाणी को मानकर तैयारियों में आश्वस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका असर चौतरफा है। किसान का जीवन और अर्थव्यवस्था तो मॉनसून से प्रभावित होती ही है, साथ ही आम लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता है। जैसे जिन इलाकों में खेती पर मार नहीं है, वहाँ भी पानी का संकट है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जाने से बोरिंग के जरिए भी पानी निकालना असंभव होता जा रहा है। सो पीने के पानी से लेकर सिंचाई के लिए पानी तक का संकट है। सरकार सिर्फ आपात स्थिति में मुहिम चलाकर इस संकट से नहीं निपट सकती है। उसे लगातार अभियान चलाना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गर्मी और मानसून पर चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के 14 केंद्रों पर प्राप्त संकेतों के आधार पर मानसून के पहुंचने का अनुमान लगाया है। सप्ताह भर लेट हो सकता है, मगर इस बीच बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती दबाव से जो भारी बारिश हुई, उससे अनुमान गड़बड़ा भी सकता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनहोनापन आगे के मौसम की भी शंकाएं बनाता है। मतलब अनुमानों के आधार पर निश्चिंत रहना जोखिम भरा होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, गर्मी पड़ने में जैसी अनहोनी हो रही है और पूरी दुनिया में बहुत ही मौसम को लेकर जिस तरह के अजीब हालात देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्या हमें मानना चाहिए कि मौसम विभाग मानसून को लेकर जो भविष्यवाणी कर रहा है उस पर भरोसा किया जाए? मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में मौसम विभाग की भविष्यवाणियां काफी हद तक एक्यूरेट रही हैं। पूरी तरह 100% एक्यूरेट नहीं है, पर एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि मानसून हमारे यहाँ जून से लेकर के सितंबर तक, और खास करके लेट मानसून भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी पहले दौर के बारे में उन्होंने 7 दिन के देरी की भी बात की है। और वैसे उनका ओवरऑल ये प्रेडिक्शन है कि इस साल औसत से 106% ज्यादा, तो यानी औसत की तुलना में ज्यादा बेहतर मानसून होने की उम्मीद है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बावजूद इसके सरकार को, और दुनिया भर में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम के मिजाज में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, उसे देखते हुए सरकार को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। उसको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और खास करके मॉनसून अगर लेट के पीरियड में भी अगर वो मान लीजिए 10 दिन भी कहीं देर होता है, तो उसके हिसाब से कौन सी फसलों की बुआई होनी चाहिए और उसके लिए क्या किसानों को तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें केंद्र और राज्य, क्योंकि कृषि जो है राज्य का मुख्य विषय है और केंद्र की भी भूमिका है, तो इन दोनों को मिलकर के, और याद
यह भी रखना चाहिए कि 2 साल से लगातार एक तरह से कमजोर मानसून रहा है और उसके कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति खास करके 11 राज्यों के 250 जिलों में जो है, तो वहां पर उनके पास इस तरह की आर्थिक स्थिति भी नहीं कि वो एक कृषि में ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो इस समय उनको सही समय पर कर्ज मिल जाए, उनको खाद मिल जाए, बीज सही समय पर मिले, इन सब की तैयारी देखनी पड़ेगी। नहीं, ये तो एक खेती का पहलू अलग है, लेकिन जैसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई कि सरकार को पुराने कायदे, जो पुरानी प्रक्रिया, उसको बदलना चाहिए और मौसम हो, सूखा हो, ये तमाम में इसमें फटाफट फैसले की जो व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि आपातकालीन योजना एक स्थायी तौर पर हमें बना के व्यवहार करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। एसओपी आपके पास पहले से रहनी चाहिए और सच्चाई उसमें सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल सोच बदलनी चाहिए। और जितना देर हम करते हैं, अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू की है, पर जबकि ये हो जाना फरवरी मार्च में ही हो जाना चाहिए था और इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये भी बात सामने आ चुकी है कि अगर आपका एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसका अंततः असर आपकी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। हालांकि जीडीपी में वो सिर्फ 14% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो 40% लोगों की आय पर असर पड़ता है, उसके कारण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, खास करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो इस सब को देखते हुए आपको एग्रीकल्चर को ये नहीं मान सकते कि उसको बाईपास करके बढ़ जाएंगे। पहले नीति निर्माता मानते थे कि उसको बाईपास करके केवल इंडस्ट्री और सर्विसेज से हम ग्रोथ आगे ले आएंगे, लेकिन 2 साल के इस मॉनसून के फेलियर ने यह बता दिया कि अगर इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट चाहिए, 8 8.5% की 9% की ग्रोथ रेट, तो एग्रीकल्चर को भी कम से कम 4% की ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि वो हासिल नहीं कर पा रही है। और क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एग्रीकल्चर अभी भी 2/3 एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर निर्भर है। तो लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा सवाल ये नहीं हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन का जो असर पूरा वैश्विक पैमाने पर हो रहा है, और भारत में भी मौसम का चक्र हो या बारिश का चक्र हो, सर्दियों का चक्र हो या गर्मी की लंबी हो खींचने का, इस सब की जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर कोई नीतिगत फ्रेमवर्क में या उसमें क्या करें, इसमें अभी तक कोई बहस ही नहीं, कोई विचार ही नहीं आया। हो रही है। मैं तो देखिए इस साल के सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार या सरकार के स्तर पर भी इस साल को जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इस पर काफी जोर दिया गया। एग्रीकल्चर पर अलग से एक पूरा चैप्टर है और उसी तरह से वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी है। तो दोनों ही बातें हैं और दुनिया भर पर इसका असर पड़ रहा है, भारत उसमें अकेला नहीं है। तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी है। जो महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। जल संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जल संरक्षण को अभी तक एक तरह से अनदेखा किया गया है। तो जल संरक्षण के सवाल को, छोटे छोटे बांधों को, किसानों को उसके लिए कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रोत्साहन भी देने की जरूरत पड़े तो वो भी देने की जरूरत है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरा, अगर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन है तो हमको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें इंद्रदेव की कृपा पर इस तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सरकार हमेशा आसमान की तरफ देखे। आसमान की तरफ देखने का मतलब है कि आपका नीतियों के फेलियर है। आप नीतियों के स्तर पर बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार नीतियां बदलनी चाहिए, अन्यथा नीतियां बनाने का मतलब क्या है? पर इसमें सरकार के साथ में नागरिक भी या आबादी, इनको भी एक तरह से अब उस नया जो पूरा माहौल जो बदल रहा है, जो मौसम बदल रहा है, बिल्कुल सही उसको लेकर कोई किसी तरह की मतलब क्या करें, कैसे करें? उसका वजह यह है कि जैसे आप एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन भी जब हुआ था, हरित क्रांति आई थी, तो उसमें एक्सटेंशन सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल था। यानी किसानों को ट्रेन करना, नए बीज ले आ रहे हैं, नए खाद ले आ रहे हैं, नए टेक्निक ले आ रहे हैं। उसी तरह से अब जलवायु परिवर्तन के बारे में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आपको जो आर्थिक समीक्षा उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। अब दालों की कीमत 250-200 रुपए किलो है, दाल की खेती नहीं हो रही है, तिलहन की खेती ही नहीं हो रही है, और एक तरह से गेहूं और धान की खेती के कारण अनुर्वरता बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर हमारा सिर्फ एक तरह से मॉनसून की फेलियर ही नहीं, बहुत डीप क्राइसिस में है और एक तरह की इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। तो उसमें एक मेजर शिफ्ट की और बड़े परिवर्तन की तैयारी है, जरूरी है। और जो ये मॉनसून की फेलियर है और 2 साल का सूखा है, ये वार्निंग है। नहीं, लेकिन इसमें जो आप जो कह रहे हैं वो बात के बाई प्रोडक्ट, लेकिन हकीकत में इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो मानसून हो या भले बारिश का औसत रहा हो, या वो ज्यादा बड़ा, उसको लेकर
पर अब ज्यादा चिंता करनी चाहिए या कृषि, या इस पर ज्यादा फोकस, मतलब उस पर होना चाहिए फोकस, क्योंकि है जुड़े हुए हैं। मानसून के फेलियर से हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि उसका सीधा कृषि पर असर पड़ रहा है, करीब 33 करोड़ लोगों की आय पर असर पड़ रहा है, उससे आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी कृषि को मॉनसून से एक तरह से बचा सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, क्या उसके लिए फेलियर के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या एग्रीकल्चर में फार रीचिंग चेंजेस की जो डिमांड काफी दिनों से चल रही है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।